Hello and good morning to everyone. My name is Alok Sharma and you're watching Fighting Classes. Let's hit the concepts. तो कल की क्लास में हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन देखा था और कई सारे क्वेश्चंस भी देखे थे। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे ही कुछ स्पेशल काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स देखने जा रहे हैं। देखिए कल जितने भी न्यूमेरिकल्स देखे थे ना उसमें बॉडी रेस्ट पे थी, बॉडी एक्सिलरेट कर रही थी ऐसा भी था, लेकिन एक्सिलरेटेड फ्रेम में हो ऐसा नहीं था। समझ लो, फ्रेम एक्सिलरेटेड नहीं था। हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट पे सारी चीजें सॉल्व कर रहे थे, है ना, और ग्राउंड पे कोई चीज एक्सिलरेट कर रही होती थी। ऐसा नहीं था कि कोई बॉडी है जो कि एक्सिलरेटेड फ्रेम में है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे क्या, सेकंड लॉ इन एक्सिलरेटेड बॉडीज। अगर बॉडी मान लिया लिफ्ट के अंदर है तब क्या होगा, समझ रहे हो। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लिफ्ट के क्वेश्चंस तो हमेशा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे देखो, जैसे कि ना मान लिया कि अब मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूं मैं, तो मेरा कुछ वेट होगा ना। वेट कितना होगा, m इंटू जी होगा, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू क्या होती है, 9.8 हो जाती है। मास अगर मेरी 60 kg है तो 60 kg मल्टीप्लाइड विद 9.8 दैट विल बी माय वेट नॉर्मली, अभी जब खड़ा हूं मैं। लेकिन अगर मैं लिफ्ट में चला जाऊं तो तुमने महसूस किया होगा कि लिफ्ट जब अचानक से ऊपर की ओर एक्सेलरेट होती है ना, तो हमें लगता है जैसे हमारा भार बढ़ गया, हमारा वेट बढ़ गया, ऐसा लगता है ना, लगता है कि नहीं लगता है। और वैसे ही जब लिफ्ट नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रही हो तो क्या हमें लगता है, तो हमें क्या लगता है कि हम थोड़े से हल्के हो गए, ऐसा लगता है ना। तो वही चीज हम लोग पता करने जा रहे हैं। ये जो चीज हमें जो फील होती है ना, इसे ही हम अपरेंट वेट कहते हैं। जब हम एक्सिलरेटेड फ्रेम में खड़े होते हैं तो हम अपने वेट को चेंज पाते हैं, थोड़ा सा बदला हुआ पाते हैं, महसूस करते हैं। वो एक्चुअली में बदलता है, वो जो बदला हुआ वेट है उसे हम कहते हैं अपरेंट वेट। समझ रहे हो बात को। और वो अपरेंट वेट क्यों आता है, कैसे उसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट फ्रेम्स में, वो बातें आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पेन पेपर निकाल के एकदम तैयार हो जाओ। जो भी छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ सारे के नोट्स बनाते चलो, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है ये, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फेवरेट है किसका, एनडीए का। समझ रहे हो, इन लोग पूछते बहुत ज्यादा है इस पे सवाल। पीएमटी ले लो, नीट ले लो, पहले भी सवाल ज्यादा किए जाते थे, अभी भी ज्यादा किए जाते हैं। जेडब्ल्यू में भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इसका, तो बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वेइंग बैलेंस कैसे वर्क करता है। वेइंग बैलेंस जान रहे हो क्या होता है, ऐसा कुछ वेइंग बैलेंस होता है और यहाँ पे रीडिंग आती है। ये रीडिंग जैसे अगर कोई आदमी खड़ा हुआ, मान लिया ये 60 kg का आदमी है, 60 kg का आदमी है, तो यहाँ पे रीडिंग क्या आएगी मुझे बताओ। 60 kg रीडिंग आएगी या 600 न्यूटन की रीडिंग आएगी, बताओ। 60 kg तो रीडिंग आती है, 600 न्यूटन वेट थोड़ी ना बताता है। वेइंग बैलेंस हमेशा बताता है मास। क्या बताता है, मास। लेकिन एक्चुअली ये डायरेक्टली मास नहीं बताता है। ये क्या करता है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक्चुअली इसकी रीडिंग जो होती है ना, वो रीडिंग इस तरीके से निकाली जाती है कि वो कैलकुलेट करता है वेट कैलकुलेट करता है, डिवाइड कर देता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। समझ में आ रहे हो। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा होगा ना इस वेइंग मशीन के अंदर, वो क्या करेगा, वेट को तो मेजर करेगा वेट को, और उसको डिवाइड कर लेगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या फिर 9.81 से मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इससे डिवाइड करके फिर वो आंसर दे देता है। तो हमें लगता है कि वो मास बता रहा है, लेकिन वो मास नहीं बता रहा होता है, वो वेट डिवाइडेड बाई जी बता रहा होता है। समझ में आती बात। ये बात जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब मैं ये बोल दूं कि देखो, जब नॉर्मली जब हम ग्राउंड फ्रेम पे खड़े हैं, ये जो क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, वेइंग बैलेंस। वे बैलेंस जो है ना, डिजिटल बैलेंस जो है, ये डिजिटल बैलेंस अगर ग्राउंड पे रखा हुआ है, इसका एक्सीलरेशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, ग्राउंड पे अगर रखा हुआ है, तो वेट क्या होगा, वेट हो जाएगा मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिवाइडेड बाय जी कर देगा, और हमें आंसर फाइनली मास मिल जाता है। देखो इसका कैलकुलेशन, ये प्रोसीजर है, ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर तुम सोचो कि अगर मास ये कैलकुलेट करता है, तब तो तुम किसी भी फ्रेम में जाओ, मास तो चेंज होने वाला नहीं है। मास कभी चेंज होता है क्या, मास तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेंट इनसाइड द बॉडी है ना, मास कभी नहीं चेंज होने वाली। तुम यहाँ रहो, धरती पे रहो, चाहे मून पे चले जाओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो बदल रहा है, लेकिन मास नहीं बदलने वाला है। समझ में आती है बात। मास नहीं बदल रहा है, तब तो फिर डिजिटल बैलेंस जो है हर जगह सेम रीडिंग देगा एक आदमी के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर इसी डिजिटल बैलेंस को तुम रख दो, क्या कहते हैं,
लिफ्ट में रख दो, एलिवेटर में रख दो और एलिवेटर पे वेइंग बैलेंस रख के तुम खड़े हो जाओ, अब एलिवेटर को एक्सेलरेट करो, देखना तुम्हारी रीडिंग बदलती हुई नजर आएगी, कभी ज्यादा कभी कम। समझ में आती है बात? अब वो कैसे ज्यादा और कम होती है, क्यों ज्यादा और कम होती है? पहली बात तो ये क्योंकि वो वेट डिवाइडेड बाई जी करता है, और वेट इज नॉट अ कांस्टेंट थिंग। अगर आपका वेट यहाँ पे 600 न्यूटन है धरती पे, और तुम अगर मून पे चले जाओ तो 1/6 हो जाता है, राइट, 100 न्यूटन हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिवाइडेड बाई 6। ये बात पढ़ी नहीं पढ़ी तुमने? 10th क्लास में है ये। Acceleration due to gravity on moon is 1/6 times of acceleration due to gravity on earth। मतलब कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो वेट तो तुम्हारा चेंज हो जाएगा मून पे जाने पे, लेकिन तुम्हारा मास तो सेम रहेगा। 60 केजी की अगर तुम यहाँ हो धरती पे तो 60 केजी की मून पे भी रहोगे, मास तुम्हारा नहीं चेंज होगा, लेकिन वेट चेंज हो जाएगा। वेट कितना चेंज हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 हो जाती है। करेक्ट? इतनी बात समझ में आती है? मतलब कि पूरा का पूरा खेल एक्सेलरेशन का है। ये बात समझनी सबसे ज्यादा जरूरी है कि पूरा का पूरा खेल एक्सेलरेशन का है। आप जिस भी फ्रेम में जा रहे हो, अगर उस फ्रेम में एक्सेलरेशन चेंज हो गया, इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करूंगा मैं अभी थोड़ी देर में, अगर वो चेंज हो गया तो मान लो कि तुम्हारा वेट चेंज होगा। अगर तुम्हारा वेट चेंज हो गया तो रीडिंग, वे बैलेंस की रीडिंग भी चेंज हो जाएगी। रीडिंग क्यों चेंज होगी? क्योंकि रीडिंग होती है वेट डिवाइडेड बाई जी। जी तो हमेशा 9.8 है, जो फीड कर दिया इस मशीन में, जो इनिशियली सॉफ्टवेयर में फीड कर दिया वो कर दिया, वो तो जी की वैल्यू नहीं चेंज होने वाली। लेकिन वेट तो तुम्हारा कंडीशन टू कंडीशन चेंज हो सकता है ना। अगर तुम एक्सेलरेट कर रहे हो तो वेट तुम्हारा चेंज होगा। समझ में आती है बात? क्योंकि इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनना बिल्कुल एकदम। ये छोटी छोटी बातें जो लिखा हूं ये लिखते चलो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताना ये, अच्छा एक बात बताओ पहले, अगर ये आदमी इस तरीके से ग्राउंड पे खड़ा है, अगर इसका मास m है, तो ये कितना वेट धरती पे लगाएगा? ये mg का वेट धरती पे लगाएगा नहीं लगाएगा? और धरती इस पे कुछ नॉर्मल फोर्स लगाएगी। अगर ये सब स्टिल कंडीशन पे, मतलब कि रेस्ट पे, पूरा का पूरा सिस्टम अगर रेस्ट पे है, तो ये नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो जाता है कि नहीं? नॉर्मल फोर्स mg के बराबर हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? और यहीं पे अगर मैं इस धरती की जगह हटा के, धरती की जगह अगर मैं क्या ले लूं, अगर इस धरती की जगह मैं वे बैलेंस लगा लूं, वेइंग बैलेंस लगा लूं, और यहां पे आदमी को ऐसे खड़ा कर दिया जाए, आदमी को, तो ये क्या होगा? अभी अगर स्टिल कंडीशन में है तो देखो एक्चुअली ना, जो भी नॉर्मल इस वेइंग बैलेंस पे पड़ता है, जो नॉर्मल फोर्स वे बैलेंस में जो पड़ता है, वे बैलेंस या फिर कह लो डिजिटल बैलेंस पे जो पड़ता है, वही रीडिंग तो डिजिटल बैलेंस देने वाली है, वही रीडिंग डिजिटल बैलेंस देगी। मतलब नॉर्मल के बराबर रीडिंग देती है डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, अभी अगर रेस्ट कंडीशन में है तब तो नॉर्मल जो है कि वेट के बराबर हो जाएगा, मतलब कि m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अगर फ्रेम चेंज होता है तो कैसे हम इससे डील करेंगे? देखो ये नॉर्मल जो है ना, ये नॉर्मल एक्चुअली अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी के बराबर होता है, एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअल वेट तो कांस्टेंट चीज है, लेकिन अपरेंट वेट है जो कि चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द फ्रेम। कैसे? देखो, अपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विथ इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सर ये क्या चीज है? नई बात हो गई। ये क्या चीज है? इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये नई बात कहां से आई? ये फॉर्मूला लिख लो, ये अपरेंट वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तुम्हें और बताता हूं। देखो, अगर ये कोई बॉडी है, अगर ये एक्सीलरेशन ए से मूव कर रही है, क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन ए से मूव कर रही है धरती पे, धरती के आसपास, मतलब ग्राउंड के आसपास ये एक्सीलरेशन ए से ऊपर की ओर मूव कर रही है। अगर ऊपर की ओर मूव कर रही है तो मुझे बताना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मली क्या है? नीचे की ओर होती है। नॉर्मली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर होती है।
अगर ये बॉडी एक्सीलरेशन ए से ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो जाएगा, जो कि हो जाएगा बराबर जी, जो नॉर्मली एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर जी माइनस ऑफ जो भी एक्सीलरेशन बॉडी का है, जी माइनस ऑफ जो भी एक्सीलरेशन बॉडी का है। इसे यही है डेफिनेशन इफेक्टिव एक्सीलरेशन का। ठीक है, अब देखा इतना याद रखो, इस फॉर्मूले को लिख लो, कहीं इस फॉर्मूले को लिख लो। जी इफेक्टिव देखो वेक्टर फॉर्म में लिखा है, जी इफेक्टिव वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेक्टर माइनस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी वेक्टर। देखो यहाँ पे जी को मैंने पॉजिटिव साइन के साथ लिया, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं इस बार पॉजिटिव लेने वाला हूं। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या ले रहा हूं, पॉजिटिव ले रहा हूं। आती बात समझ में? चलो अब इस पे हम थोड़ा सा लिफ्ट के केसेस तुम्हें बताकर इसे और ज्यादा क्लियर करता हूं कि कैसे आखिरकार इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम कैसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, लिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस लेता हूं, क्वेश्चंस मतलब कंडीशंस लेता हूं, अभी क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे प्रीवियस ईयर के, एचसी वर्मा के भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या करने जा रहे हैं, अभी मैं तुम्हें बताता हूं कि लिफ्ट के केसेस लेकर कैसे इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम पता करते हैं। देखो अगर एक बंदा है जो खड़ा है लिफ्ट पे, अगर ये लिफ्ट मूव नहीं कर रहा होता तो mg का फोर्स नीचे आता और एक नॉर्मल फोर्स होता जो कि इक्वल टू mg हो जाता, तो इसका वेट इस लिफ्ट में mg के बराबर ही होता, जो कि नॉर्मली होता है, धरती पे होता है। लेकिन अगर ये बॉडी एक्सीलरेट या लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ए से ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, नीचे की ओर है, तो एज पर आवर फॉर्मूला जी इफेक्टिव फॉर्मूले के हिसाब से g माइनस ए ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे अजम्पशन है कि हम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो देखना जी वेक्टर क्या ये पॉजिटिव में लिखूं या नेगेटिव में लिखूं, बताओ। डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है ना, और जी नीचे की तरफ है तो जी लिख लो, कोई दिक्कत। और माइनस ऑफ ए वेक्टर की तरह ऊपर की तरफ है, अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो मुझे माइनस साइन ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ऊपर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस ऑफ ए ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू जी इफेक्टिव का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो मुझे बताना है इस बार जी इफेक्टिव कितना आ गया, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी प्लस ए आ गया। क्या समझ में आती है बात, क्या समझ में आती है बात? इसे केस नंबर 1 लिख लेना भैया। केस नंबर 1 ये है कि अगर बॉडी एक्सीलरेट कर रही हो ए से ऊपर की ओर तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन बढ़ जाता है, जी प्लस ए हो जाता है। क्या हुआ यहाँ पे, इंक्रीज हो गया ना इफेक्टिव एक्सीलरेशन, जी इफेक्टिव बढ़ गया ना, है ना। और अगर मैं इसका अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी निकालना चाहूं, मतलब कि ये एक्चुअली अब अगर यहाँ पे डिजिटल बैलेंस रख दिया जाए ना, अगर अभी यहाँ पे डिजिटल बैलेंस रख दिया जाए तो वो रीडिंग क्या देगा, अपरेंट वेट का रीडिंग देगा, और वो अपरेंट वेट हो जाएगा मास इनटू इफेक्टिव एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू मास इनटू जी प्लस ए। क्या बात समझ में आती है, ये अपरेंट वेट कितना हो जाएगा, मास इनटू जी प्लस ए। चलो एक केस तो हमने देख लिया, अब दूसरे केस में आते हैं। अब दूसरा केस ये है कि देखो हमें फिर से अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी निकालना है, और लिफ्ट क्या हो रही है, एक्सीलरेट करी, पिछली बार ऊपर की ओर एक्सीलरेट करी थी, इस बार मान लेते हैं नीचे की ओर एक्सीलरेट करिए। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो ऑलवेज नीचे की तरफ होगा। अब अगर हम जी इफेक्टिव निकाल लें तो मैं इसका अपरेंट वेट भी लिख सकता हूं, करेक्ट। अगर मैं जी इफेक्टिव निकाल लूं तो इसका अपरेंट वेट भी लिख सकता हूं। तो चलो आ जाओ, जी इफेक्टिव कैसे लिखेंगे सोचते हैं। जी इफेक्टिव इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी दैट विल बी इक्वल्स टू जी माइनस ए, इतनी बात तो हमें पता है। और हमने क्या ध्यान रखना है, हमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रखा है, ठीक है। तो जी नीचे की तरफ है तो जी लिख लो, माइनस ये इक्वेशन वाला गया, ए भी नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव हो गया। दैट मीन्स जी इफेक्टिव कितना हो गया, जी माइनस ए। समझ में आती है बात, जी इफेक्टिव क्या हो गया, जी माइनस ए हो गया। तो अपरेंट वेट कितना होगा, अपरेंट वेट विल बी एम इंटू जी इफेक्टिव, एंड दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू जी माइनस ए। क्या बात समझ में आती है, अपरेंट वेट इज एम इंटू जी माइनस ए। कितनी बात समझ में आ रही है। देखो जब एक्सीलरेशन ऊपर की ओर था, जब एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट वाज इन अपवर्ड डायरेक्शन, जी प्लस ए आया था। अब एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जी माइनस ए आ गया है। तीसरा एक केस देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा, यहां पे मैं तुम्हें बता दूं। चलो तीसरा एक केस, फ्री फॉल का केस। तीसरा केस क्या है, फ्री
फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, किसी को पता है क्या? फ्री फॉल क्या होता है? देखो, फ्री फॉल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल करती है। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल करती है। जब कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी फ्रीली फॉल करती है तो उस पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन, एंड दैट इज इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला फोर्स। और इसने जो एक्सीलरेशन नीचे की तरफ अचीव करा होता है वो होता है जी के बराबर हो जाता है। समझ में आ रही बात? अब ये जी एक्सीलरेशन से नीचे की ओर गिर रहा है, दैट मींस एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज जी, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज जी व्हिच इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं जी इफेक्टिव यहां पे निकालना चाहूं तो ये जी माइनस ए होगा, जैसा कि हमेशा से हम लोग जानते हैं, और जी तो देखो जी है, फाइन, लेकिन यहाँ पे एक्सीलरेशन फ्री फॉल कंडीशन में एक्सीलरेशन इटसेल्फ बिकम्स इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे जी इफेक्टिव जी माइनस जी हो गया, दैट मींस जी इफेक्टिव क्या हो गया? जीरो हो गया। अरे भाई, जी इफेक्टिव जीरो हो गया, इसका मतलब क्या समझ में आता है तुम्हें? जब तुम हवा में बिल्कुल फ्रीली फॉल कर रहे होगे ना तो तुम्हें अपना वेट महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? अपेरेंट वेट m इंटू जी इफेक्टिव, दैट विल बी जीरो। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं? इसी कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस। क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। तो अगर कोई तुम्हें पूछता है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस, देन फ्री फॉल इज द कंडीशन ऑफ वेटलेसनेस। जब आप किसी ऐसे फ्रेम में हो जो कि फ्रीली फॉल कर रहा हो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, या फिर कोई ऐसा एक्सेलरेशन मान लो जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो, फ्री फॉल नहीं भी कर रहा हो और एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाए जी के बराबर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, समझ रहे हो? तो फिर क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव जीरो हो जाएगा और अपेरेंट वेट जीरो हो जाएगा, जो कि वेटलेसनेस का कंडीशन है। स्पेस क्राफ्ट में वेटलेसनेस उन लोग महसूस करते हैं ना, एस्ट्रोनॉट्स, क्योंकि वो फ्री फॉल कर रहे होते हैं कुछ समय के लिए एटमॉस्फेयर में, कुछ समय के लिए वो फ्री फॉल कर रहे होते हैं और उन्हें अपनी बॉडी में कोई वेट महसूस नहीं होता, क्योंकि अपेरेंट वेट जीरो होता है। बात समझ में आती है? इतनी बात समझ में आती है। तो चलो एचसीवी का कुछ प्रॉब्लम लेते हैं और फिर चीजों को और अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है? अब देखो, एक एचसीवी में एक प्रॉब्लम बड़ा सिंपल सा दिया है, फटाफट इसको कर लेते हैं। एक सिंपल सा प्रॉब्लम एचसीवी का एक सिंपल सा प्रॉब्लम कि ऐसे, ये क्या है? ये एक लिफ्ट है जिसमें दो मासेस रखे हुए, मास बी और मास ए। मास बी और मास ए रखा हुआ है। मास ए की वैल्यू कुछ दी हुई थी और कुछ एक्सेलरेशन दिया हुआ था। ये दो क्वांटिटी दी हुई है, मैं तुम्हें देख के बताता हूँ कि ये दो क्वांटिटी क्या क्या दी हुई है, ठीक है? हाँ, मास दिया है 0.5 kg, एक्सीलरेशन दिया है 2, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एक्सीलरेशन दिया है 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये दिया है 0.5 kg। और पूछता है, और क्या पूछ रहा है कि मास ए बी पे कितना फोर्स लगाएगा, या फिर बी पे कितना नॉर्मल फोर्स आएगा। ये नॉर्मल फोर्स निकालना है। अगर तुम्हें नॉर्मल फोर्स निकालना है तो अगर तुम अपेरेंट वेट ऑफ ए निकाल लो तो वही तो नॉर्मल के बराबर होगा। मैंने बताया था ना, नॉर्मल क्या है? अपेरेंट वेट के बराबर हो जाता है एक्सीलरेटेड अगर फ्रेम पे अगर आप चले जाओ तो। समझ में आ रही बात? एक्सीलरेशन ये है, जी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। मुझे बताना जी इफेक्टिव क्या होगा? डाउनवर्ड है। अरे भैया, तुम्हें नहीं अगर ध्यान में आ रहा है तो तुम ऐसे कर लो ना, देखो सीधा एक ऐसे छोटा सा चार्ट बना लो। अगर एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा? जी इफेक्टिव जी प्लस ए हो जाएगा। अगर लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है नीचे की ओर तो जी इफेक्टिव क्या होगा? जी माइनस ए हो जाएगा। अगर ये फ्री फॉल कंडीशन हो, दैट मींस कि जी से नीचे फॉल कर रहा हो, तो जी इफेक्टिव क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये तीन कंडीशन तुम्हारे मन और मंदिर में बस जाना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? ये तीन कंडीशन, ऊपर एक्सीलरेशन जी प्लस ए, नीचे एक्सीलरेशन जी माइनस ए, फ्री फॉल कंडीशन जीरो, ठीक है? इतनी बात याद रहे जी। तो जी इफेक्टिव यहाँ पे क्या होगा? देखो, एक्सीलरेशन नीचे की ओर है, दैट मींस जी माइनस ए, करेक्ट ना? सेकंड कंडीशन। ऐसे ये चीज याद रखना है, हमेशा याद रखनी है ये चीजें, तीन चीज, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 10 - 2 दैट इज इक्वल टू 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। दैट मींस अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा? वही तो नॉर्मल के बराबर होगा, और अपेरेंट वेट हो जाएगा मास, दैट मींस 1/2 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 4 न्यूटन। 4 न्यूटन का अपेरेंट वेट या फिर नॉर्मल रिएक्शन बी प्रोवाइड करेगा ए को। आती है समझ में? सेम चीज ए प्रोवाइड करेगा बी को। ये एक सवाल हो गया। अब एक सवाल तुम्हें लेकर, मतलब इसका कॉन्सेप्ट एकदम
क्रिस्टल क्लियर करने के लिए एक एचसीवी में एक बहुत ही अच्छा सवाल दिया है, जिससे कि मतलब ना आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाने हैं। क्या हो जाना है? सारे कॉन्सेप्ट, मैं सब कुछ मिटा रहा हूँ, ये सारी चीजें तुम कहीं लिख लो किनारे में, कहीं लिख लो किनारे में, मैं क्योंकि ये सारी चीजें रब करने वाला हूँ। ठीक है, हाँ चलो आ जाओ। अब देखो बहुत ही बढ़िया सवाल एचसीवी का, बहुत ही बढ़िया सवाल जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले तो तुम मुझे ये बताओ, अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन में, क्या ये ऐसा कंडीशन पॉसिबल है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो? पॉसिबल है। और ऐसा जब भी होता है तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। समझ में आ रही बात? अगर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम डायरेक्शन में हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब दूसरा, ये पहला केस हो गया। और दूसरा केस ये होता है कि अगर वेलोसिटी मान लिया इस डायरेक्शन में, एक्सीलरेशन मान लिया अपोजिट डायरेक्शन में, क्या ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक्सीलरेशन बैकवर्ड डायरेक्शन में? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन ऐसे केस में होता क्या है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता जाता है। आती बात समझ में? तो ये पॉसिबल है। मैं मुझे ये चीज तुम्हें बतानी थी कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में हो, ये भी पॉसिबल है, और वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, ये भी पॉसिबल है। कोई दिक्कत की बात नहीं है ना? अब देखो सवाल क्या था। सवाल ये था, ऐसा है कुछ, और एक पेंडुलम लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है, पेंडुलम लिफ्ट के अंदर लगा हुआ है और इसका मास m दिया हुआ था। ठीक है, अब सबसे पहले तो मुझे ये बताना कि अगर मास m है, ये लिफ्ट अगर स्टिल रेस्ट पोजीशन में, अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इस पे टेंशन कितना आएगा? हाँ, ये पेंडुलम वाला प्रॉब्लम पता है ना? अगर ये ऐसे कुछ पेंडुलम लगा हुआ है, एक मास यहाँ पे है, m मास है, तो लिफ्ट इसमें टेंशन कितना आएगा? ये टेंशन हो जाएगा। अगर तुम इसका एफबीडी ड्रॉ करो, ये mg, दैट मींस टेंशन विल बी इक्वल टू mg। ये होना चाहिए नॉर्मली रेस्ट कंडीशन में, तो ये होना चाहिए t इज इक्वल टू mg, अगर मैं इसका एफबीडी बनाता हूं तो। लेकिन अगर ये टोटल सिस्टम एक्सेलरेट करने लगे, ये टोटल सिस्टम खुद भी एक्सेलरेट करने लगे, उस केस में हम सीधे g नहीं ले सकते, उस केस में हमें g इफेक्टिव लेना पड़ेगा। ये बात तो अपने को समझ में आती है ना? इतनी देर से, इतनी देर में ये बात तो अपने को समझ में आती है। एक मिनट रुकना। ठीक है, ये बात समझ में आती है ना कि अगर एक्सेलरेट ना कर रहा हो तो टेंशन तो mg के बराबर हो जाएगा, लेकिन अगर एक्सेलरेट कर रहा होगा तो टेंशन m इंटू जी इफेक्टिव के बराबर होगा। जिस तरीके से नॉर्मल चेंज हो रहा था, m इंटू जी इफेक्टिव हो जा रहा था, उसी तरीके से टेंशन भी m इंटू जी इफेक्टिव होगा अगर सिस्टम भी एक्सेलरेट कर रहा हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में अगर है हम तब। ठीक है, तो देखो अब इन्होंने सवाल ये किया, रेस्ट कंडीशन के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया। अब सवाल ये था कि अगर बॉडी ऊपर की ओर मूव कर रही है, मतलब कि मूव करने का मतलब मोशन, मैंने तुम्हें बताया, अगर मैं मोशन की बात करूं तो वो वेलोसिटी का डायरेक्शन था। अगर लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, दैट मींस वेलोसिटी ऊपर की ओर है। समझ में आ रही बात? अगर लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है और एक्सेलरेट कर रहा है, उनका वर्ड टू वर्ड मैं तुम्हें बता रहा हूं। देखो, लिफ्ट ऊपर की ओर मूव कर रही है और एक्सेलरेट कर रही है, इसका मतलब लिफ्ट का मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो, तब हम कहते हैं कि एक्सेलरेट कर रही है, मतलब एक्सेलरेशन भी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये एक कंडीशन था, और तुम्हें पूछ लिया कि टेंशन बता दो, टेंशन बता दो, ये एक कंडीशन था। दूसरा कंडीशन क्या था? मैं तुम्हें टोटल 6 कंडीशन थे वहां पे। दूसरा कंडीशन ये था कि लिफ्ट ऐसे ही ले लिया, फिर से यही टेंशन वाला सवाल। अब इसमें क्या किया? मोशन ऊपर की ओर है लेकिन डी एक्सिलरेट या डिसेलरेट कर रही है। डिसेलरेट कर रही है मतलब कि वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन था कि बॉडी ऊपर की ओर मूव तो कर रही है, मोशन तो ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सिलरेशन 0 है। ये 3 कंडीशन थे। और फिर हर जगह क्या बताना था? टेंशन क्या है, टेंशन क्या है, टेंशन ही सारे क्वेश्चन में हमें बताना था। अब इसके बाद चौथा केस मैं तुम्हें बता देता हूं, सारे केसेस बता रहा हूं, इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे और टेंशन की वैल्यू लिखते जाएंगे। ठीक है, और चौथा केस इस तरीके से था कि यही सेम पेंडुलम लटक रहा है, मास m है, बॉडी अब नीचे की ओर मूव कर रही है, मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हो गया। अगर बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है और क्वेश्चन में लिखा है कि एक्सिलरेट कर रही है, इसका मतलब ये हो गया कि वेलोसिटी और एक्सिलरेशन का डायरेक्शन सेम होगा। एक्सिलरेट करने का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़े। मैग्नीट्यूड बढ़े का मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी और एक्सिलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए।
देखो इतने प्रेम से ये डायग्राम सब बता रहा हूँ, अगर अब तुम बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कब क्या लिखना है, देखो ये क्वेश्चन तुम जरूर कर लेना है, सीवी का क्वेश्चन है। आई होपफुली मैं तुम्हें इसका क्वेश्चन नंबर बता पाऊँ। 14 क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 है एचसीवी का, तुम इसको वर्ड टू वर्ड पढ़ना, ठीक है। एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 14 है अनसॉल्व्ड एग्जांपल में, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में क्वेश्चन नंबर 14 एचसीवी का है। तो मैं तुम्हें उसके सारे 6 केसेस यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो इसका मतलब क्या है कि बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है प्लस एक्सिलरेट कर रही है, ऐसा लिखा है, मतलब कि वेलोसिटी अगर नीचे है तो एक्सिलरेशन भी नीचे होना चाहिए। अब अगला कंडीशन, 5वां कंडीशन ये था कि बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है और डी एक्सिलरेट कर रही है। अगर डिसेलरेट कर रही है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कम होगी, मतलब कि एक्सिलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब कि एक्सिलरेशन ऊपर की ओर होगा। समझ में आती है बात। फिर से तुम्हें यहीं पे क्या बताना है, टेंशन बताना है, हर जगह टेंशन ही बताना है। 6वां सवाल ये था कि बॉडी नीचे की ओर मूव कर रही है, मतलब कि लिफ्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी नीचे, लेकिन एक्सिलरेशन 0 है। इस कंडीशन में बताओ व्हाट विल बी द टेंशन। आती बात समझ में। देखो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। देखो टेंशन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए मास इनटू जी इफेक्टिव। ये बात समझ में आती है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था जब भी एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा जी इफेक्टिव क्या होगा, जी प्लस ए, मतलब कि टेंशन की वैल्यू आ जाएगी एम इंटू जी प्लस ए। क्या जब हमने ये सारी बातें डिस्कस की थी जी इफेक्टिव वाली, हमने वेलोसिटी के बारे में कोई भी चर्चा की थी क्या, नहीं ना की थी। इसका मतलब यही है, देखो वेलोसिटी से कोई लेना देना नहीं होता है, हमें फोर्स निकालना है तो एक्सीलरेशन से रिलेशन है, एक्सीलरेशन से हमारा मतलब है, वेलोसिटी से हमारा कोई मतलब नहीं है। वेलोसिटी ऊपर हो चाहे नीचे हो, एक्सीलरेशन का डायरेक्शन मुझे जी इफेक्टिव निकालने में मदद करेगा, बस इतनी सी बात है। अब ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे गड्ढे में गिरे, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें किस चीज से मतलब है, हमें सिर्फ एक्सीलरेशन के डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ टेंशन क्या होगा, टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू जी इफेक्टिव, ये तो बात अपने को पता है। तो मास इंटू जी इफेक्टिव, देखो एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में, डाउनवर्ड, मतलब कि जी माइनस ए। अब तो ये सब बातें समझ में आती होंगी ना, वो 3 डायग्राम बना के रखे रहो कहीं। अब एक्सीलरेशन 0 है तो मुझे बताना T इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, लेकिन एक्सीलरेशन तो 0 है, दैट मींस एम इंटू जी। बात समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं। अब देखो अब इस सवाल में आओ, वेलोसिटी के डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना है क्या, कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे टेंशन क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू एम इंटू जी इफेक्टिव, और यहाँ पे जी इफेक्टिव क्या होने वाला है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ है, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था तो क्या था, जी माइनस ए, ये जी माइनस ए हो जाएगा। आती बात समझ में। इसमें बताना एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ है तो टेंशन क्या होना चाहिए, एम इंटू जी प्लस ए, मतलब कि ये देखो 5वां केस और पहला केस सेम है, चौथा केस और दूसरा केस सेम है, तो तीसरा केस और 6वां केस सेम होना चाहिए। ऐसा दिमाग मत लगाना, लेकिन देख लेना। यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन 0 है, इसलिए T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू जी हो जाएगा। आती बात समझ में। अब इसमें उन्होंने कुछ मतलब क्या वैल्यूज दे दिए थे, जैसे m की वैल्यू कुछ दे दी थी और a की वैल्यू कुछ दे दी थी। a की वैल्यू थी a वॉज इक्वल टू 1.2 दिया हुआ है शायद, g की वैल्यू 9.8 है और m की वैल्यू ऐसे कुछ दिया हुआ था सवाल में। मैं तुम्हें बता दूं तो g की वैल्यू थी 50 ग्राम्स, m की वैल्यू थी 50 ग्राम्स, ये 50 ग्राम्स थी। तो इसको तुम सॉल्व करोगे तो यार तुम्हें मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। ये देखो कितना हो गया, 9.8 प्लस 1.2 11 इंटू 50 ग्राम, ये करोगे ना तो 0.55 न्यूटन तुम्हें मिल जाएगा। अगर ये 0.55 आ रहा है तो ये भी 0.55 आना चाहिए, है कि नहीं। और ये वाला तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये 0.43 शायद आएगा, 43 आएगा। देखो ये क्या हो गया, 8.8 मल्टीप्लाइड विथ 5, 4.4 आएगा, 44 हो जाएगा ये 44, ठीक है। ऐसे ही सारे आंसर आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है इसमें, ओके। और यहाँ पे अच्छा 9.8 लेना, और इसमें आंसर आएगा 0.49 न्यूटन। तो ये 43 या 44 कुछ आता है, जो भी आएगा, मतलब ये जितना आएगा आंसर वही ये भी आएगा, तो ये भी 0.43 हो जाएगा और ये 0.49 हो जाएगा। देखो न्यूमेरिकल वैल्यूज तो कुछ भी चेंज कर सकते हो यार, तुम्हें ये फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। टेंशन इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए होगा, यहाँ पे जी प्लस ए होगा। जब भी एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है
जी प्लस ए हो जाएगा। जब भी एक्सेलरेशन नीचे की ओर है जी माइनस ए हो जाएगा। इफेक्टिव एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना आना चाहिए, वो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़े। अब कुछ प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लेते हैं। देखो एचसीवी के क्वेश्चंस तो 2 ले लिए। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नॉर्मली बच्चों को क्या डाउट होता है ना कि अगर वेलोसिटी ऊपर है तो एक्सीलरेशन कैसे नीचे हो सकता है। अगर वेलोसिटी ऊपर है एक्सीलरेशन ऊपर है ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन अब फिर बच्चे ये भी डाउट में आ जाते हैं यार वेलोसिटी ऊपर है, अब जी इफेक्टिव मैं कैसे लिखूं, यहाँ पे तो वेलोसिटी ऊपर है और एक्सीलरेशन नीचे है, दोनों का रिलेशन बदलता जा रहा है, कैसे लिखूं मैं। अरे भाई वेलोसिटी से तुम्हें कोई लेना देना है ही नहीं ना, वेलोसिटी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब इफेक्टिव निकालना है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और नॉर्मल एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ये 2 चीजें पता होनी चाहिए बस। अगर ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रहा है तो प्लस कर लो, नीचे की ओर एक्सीलरेट कर रहा है तो माइनस कर लो। दैट्स इट। समझ में आ रही बात? चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेते हैं पीएमटी के, है। चलो अब कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो पीएमटी 1999, पीएमटी ने पूछा 1999 में कहा कि हाँ भाई ये इस तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये था, एक लिफ्ट था और उन्होंने कहा कि एक लिफ्ट में एक आदमी खड़ा है एंड द मास ऑफ दिस पर्सन इज कैपिटल एम। अगर ये लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ऊपर की ओर एक्सीलरेट कर रही है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ जी। क्या कर रही है? मतलब कि ये ए की वैल्यू दी हुई थी कि ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही है लिफ्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ जी, तो बताना था कि व्हाट विल बी दी नॉर्मल रिएक्शन, कि इस लिफ्ट के बेस का नॉर्मल रिएक्शन क्या आएगा आदमी पे, ये बताना है। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? m इंटू जी इफेक्टिव होता है ना, और जी इफेक्टिव यहां पे क्या होगा मुझे बता दो, m इंटू जी प्लस ए होगा, है ना, क्योंकि ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा है। दैट मीन्स m इंटू जी प्लस जी हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू एम। ये m स्मॉल ले लो, चलो स्मॉल ले लो, चाहे जो कैपिटल लेना है ले लो, 2m इंटू जी, मतलब ट्वाइस द एक्चुअल रेट ऑफ मैन। ये नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्योंकि एक्सेलरेट ऊपर की ओर कर रहा है। समझ में आ रही बात? बहुत ही आसान सा सवाल था ना, ठीक है। अब एक और सवाल था, ये 1994 का सवाल, लाइन से मैं कराता जा रहा हूं, तुम देखो सवाल मैं बताता हूं उसके बाद तुम अपना वीडियो रोक के थोड़ा सा कोशिश कर सकते हो, ठीक है। देखो 94 में एक सवाल आया। 94 में क्या सवाल आया मैं तुम्हें बताता हूं। कह रहा है कि एक रॉकेट है, एक क्या है, रॉकेट है, और रॉकेट के अंदर एक पेंडुलम है। क्या है? एक पेंडुलम है, ठीक है। कहता है कि अगर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है, अगर इस पेंडुलम का टाइम पीरियड डिक्रीज हो रहा है तो क्या ये रॉकेट, मतलब इस रॉकेट का मोशन कैसा होगा ये बताना है। क्या ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा? अब ऑप्शंस क्या क्या है? ऑप्शंस क्या है? ए कि एक्सेलरेट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन बी एक्सेलरेट्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑप्शन सी moves in upward direction, that means velocity is in upward direction but acceleration is 0, option D velocity is in downward direction acceleration is 0। ऐसी ऐसी बातें करी गई, कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है ये बताना है, ठीक है। टाइम पीरियड क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ये रॉकेट है, इसमें एक पेंडुलम लटकाया गया है जिसका टाइम पीरियड कम हो रहा है, तो इनमें से कौन सा टाइप ऑफ मोशन होना चाहिए जिसमें टाइम पीरियड हमें कम होता दिखाई दे। टाइम पीरियड क्या होता है? सर हमने तो टाइम पीरियड पढ़ा ही नहीं, हम कैसे सॉल्व करें? ये सवाल मन में आ सकता है, करेक्ट। तो मैं तुम्हें टाइम पीरियड का फॉर्मूला देता हूं और तुम्हें फिर उसके बाद अपना दिमाग लगाना है। देखो टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाई जी। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे ये पेंडुलम है, तो ये पेंडुलम को अगर तुम एक तरफ से यहां तक उठाकर अगर छोड़ दो ना, तो ये पेंडुलम क्या करेगा? ऐसे एक साइड जाएगा फिर अगेन आएगा। तो ये जब एक एक्सट्रीम तक जाके वापस अनदर एक्सट्रीम तक आता है, तो इसमें जितना भी टाइम लगता है ना, एक ऑसिलेशन होने में, गया और आया, गया और आया। देखो ये क्या हुआ, ऊपर से छोड़ा तो ये एक साइड गया और फिर वापस आया, तो इसमें जितना टाइम लगेगा ना, सेम उसी पॉइंट पे आने में जितना टाइम लगता है उसे ही टाइम पीरियड कहते हैं। और वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है अंडर द रूट ऑफ 2 पाई अंडर द रूट ऑफ L बाई जी, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो चेंज नहीं होने वाला भाई। क्यों नहीं चेंज होने वाला है? क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल हम मानते हैं इसे, इनएक्सटेंसिबल,
मतलब कि इसका लेंथ तो नहीं चेंज होने वाला। अगर लेंथ नहीं चेंज होने वाला तो जी तो चेंज हो सकता है। हमें पता है कि एक्सिलरेटेड बॉडी में अगर आ जाए तो फॉर्मूला जी से क्या हो जाता है, जी इफेक्टिव हो जाता है। समझ में आ रही बात, जी से जी इफेक्टिव हो जाता है। अब हमें कहा गया है कि टाइम पीरियड कम हो रहा है। अगर टाइम पीरियड कम हो रहा है तो मुझे बताना जी की वैल्यू बढ़नी चाहिए या घटनी चाहिए। सबसे पहले बताओ टाइम और जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो अगर टी यहां पे देखोगे ना, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट ऑफ एल एंड टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब कि जी के बढ़ने से टाइम कम होगा। क्या मतलब समझ में आता है कि जी इफेक्टिव अगर बढ़े तो टाइम पीरियड कम होगा। इतनी बात समझ में आती है, क्योंकि ये लोग इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना यार। ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये न्यूमरेटर में आ रहा है। अगर जिसको बढ़ा दोगे तो ये तो ऑब्वियसली कम होगा, है ना। अगर ऐसा रिलेशन है कि जी के बढ़ने से टाइम पीरियड कम होगा तो अब हमें समझ में आ गया कि इफेक्टिव जी को तो हमें बढ़ाना है। तो अब तुम बताओ जी इफेक्टिव जी प्लस ए कब होता था, जब बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करती थी या नीचे। जब बॉडी ऊपर एक्सेलरेट करती थी तब जी इफेक्टिव हमारा जी प्लस ए होता था, और जी प्लस ए होगा मतलब जी इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही था कि अगर रॉकेट ऊपर की ओर एक्सेलरेट करे तो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज गोइंग टू इंक्रीज। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही है बातें, समझ में आ रही है नहीं आ रही है, समझ में आया ना सवाल। ठीक है, थोड़ा सा समय लो, टाइम दो और समझो आराम से। ठीक है, क्या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूं, अब मुझे सुनाई तो दे नहीं रहा है। तुम कमेंट करोगे तब तक तो समय बीत चुका होगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलो आ जाओ 2002 का एक सवाल लेते हैं। पीएमटी 2002 का एक सवाल है। इसमें ये कह रहा है कि एक लिफ्ट है जिसका मास है 1000 केजी। 1000 केजी का मास है एक लिफ्ट का। और ये लिफ्ट ना नॉर्मली ऊपर ना किसी रोप वगैरह से लगे हुए होते हैं, रोप से। तो अगर मास अगर इसका इतना है तो इस स्ट्रिंग पे कुछ टेंशन आएगा, ऑब्वियसली कुछ टेंशन आएगा, करेक्ट। अब कहता है कि मास इतना है और एक्सीलरेट एक से कर रहा है ऊपर की ओर। हाँ, और कहता है कि ये लिफ्ट एक्सीलरेट कर रही है ए विद m 1 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सीलरेट कर रही है। तो व्हाट विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या ये हम निकाल सकते हैं? सोचो और बताओ, निकाल सकते हो क्या भैया? सीधी सी बात है, जी इफेक्टिव हमें निकालना है। टेंशन निकालना है मतलब क्या, मास इंटू जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव क्या हो गया यहाँ पे, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर है, दैट मींस जी प्लस ए। जी की वैल्यू 10 ले लो, इसकी वैल्यू 10 या फिर 9.8 अगर दिया है तो 9.8 ले लेना, जो दिया वैसा ले लेना। तो ये हो गया 10.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। Are you understanding? If G effective is 10.8 meters per second square, what will be the apparent weight or tension of the body, tension of the string? या रोप में जो भी टेंशन आएगा, that will be equals to mass into G effective, correct? Mass is given as 1000 kg multiplied with G effective is 10.9 and hence this will be 10800 Newton. आती है बात समझ में? बहुत ही आसान सा सवाल था ये, PMT 2002। समझ में आ गई बात? आगे बढ़े। तो PMT 2003 में फिर क्या कह दिया, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बंदर वाला क्वेश्चन आ गया। कौन सा क्वेश्चन आ गया? बंदर वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ये सारी बातें मैं यहाँ पे लिख दिया करता हूँ कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। लिफ्ट प्रॉब्लम तो हम बहुत सारा सीख रहे हैं, अब रोप क्लाइंबिंग पे आ गए। देखो अपरेंट वेट अपन ने समझ लिया पहले ही, है ना। और लिफ्ट क्लाइंबिंग की प्रॉब्लम तो कर रहे हैं और भी करेंगे, और रोप क्लाइंबिंग का प्रॉब्लम अभी आ गया है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक इस तरीके से रोप ना किसी सीलिंग से ऐसे टाइड है और एक बंदर है, एक क्या ना बंदर है जो इस पे चढ़ रहा है। बंदर क्या कर रहा है, इस पे चढ़ रहा है। अब कहता है कि देखो देखो रोप की कुछ लिमिटेशंस होती हैं यार। रोप ऐसा नहीं कि तुम कितना भी वेट लगा दो वो टंगा ही रहेगा, टूट भी तो सकता है ना, देखो अब इन्होंने कहा कि ये बंदर जो है ये 20 केजी का है। कितना है? बंदर का मास है 20 केजी। और इन्होंने कहा कि मैक्सिमम मास जो कि इस पे लटक सकता है, मैक्सिमम मास जो कि इस पे लटक सकता है वो है 25 केजी।
ठीक है। ये रोप की कैपेसिटी है 25 kg। 25 kg है, अगर मैं न्यूटन में बदलना चाहूं तो कैपेसिटी मतलब कि मैक्सिमम टेंशन ये रोप कितना उठा सकता है? 25 इंटू 10। अगर मैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर 10 ले लूं, mg लिख रहा हूं, ये mg है ना, तो ये हो गया 250 न्यूटन। मतलब कि 250 न्यूटन का टेंशन ये रोप झेल सकता है। अब इस सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है जो कि 25 किलोग्राम का वेट उठा सकता है, ठीक है। एक बंदर है जो कि 20 केजी का है और ये बंदर किसी एक्सीलरेशन a के साथ ऊपर चढ़ रहा है, तो हमें बताना है कि एक्सीलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये बंदर चढ़ जाए इस रोप में और ये रोप भी ना टूटे। ये सवाल है हमारे पास। देखो असल में क्या होता है ना कि जब बंदर ऐसे स्टीडी बैठा हुआ है तब तो ये 20 केजी का ही फोर्स इस पे लगा रहा है, ठीक है। मतलब 20 केजी मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मच ऑफ वेट इस पे लगा रहा होगा, उतना टेंशन आएगा इस पे। लेकिन अगर ये एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जाने लगे तो फिर इसका अपरेंट वेट चेंज हो जाएगा। अपरेंट वेट चेंज होने से क्या चेंज हो जाएगा? टेंशन चेंज हो जाएगा, है कि नहीं? टेंशन चेंज हो जाएगा और ये टेंशन की मैक्सिमम वैल्यू 250 न्यूटन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताना कि अगर ये एक्सीलरेशन a के साथ ऊपर जा रहा है तो हमें बताना है कि ये एक्सीलरेशन a की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। किस मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ ये बंदर चढ़ सकता है बिना रोप के टूटे? समझ में आया? इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी अगर रोप टूट गया तो इसे अपनी हड्डी पसली एक नहीं करनी है, तो ये कितने मैक्सिमम एक्सीलरेशन के साथ मूव कर सकता है, ये बात हमें पूछी गई है। तो इसके लिए अपन देखते हैं। देखो टेंशन जो होता है ना वो क्या होता है? अपरेंट वेट के बराबर होता है कि नहीं? और अपरेंट वेट क्या होता है? मास इंटू एक्सीलरेशन इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं? मास इंटू जी प्लस माइनस ए। अब ये एक्सीलरेशन अगर ऊपर की ओर है तो प्लस से आएगा कि माइनस से आएगा? प्लस से आएगा ऑब्वियसली। ये सारी बातें तो हम लोग कर चुके हैं, करेक्ट ना? तो ये हो गया मास, देखो 20 kg का है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 माना गया है। ये एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी हमें निकालनी है और टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 250 हो सकता है। अब इसे सॉल्व कर लो भैया, ये हो गया 2 से काटोगे तो ये 12.5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 10 प्लस ए हो गया, ए इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। यही तो हो गया आंसर कि ये बंदर मैक्सिमम 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से ऊपर चढ़ सकता है। अदरवाइज इससे अगर ज्यादा होगी एक्सीलरेशन तो क्या हो जाएगा? ये रोप ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रही बात? और रोप ब्रेक होगा तो बंदर की हड्डी पसली एक हो जाएगी। समझ में आ रही बात? तो ये क्लाइंबिंग प्रॉब्लम है। क्लाइंबिंग प्रॉब्लम में हमें यही देखना होता है। क्लाइंबिंग भी हो सकता है, कई बार क्या हो सकता है कोई फिसल के नीचे आ रहा हो, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन के साथ फिसल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है ना? वैसा वाला क्वेश्चन भी देखेंगे, फायरमैन वाले क्वेश्चन। चलो ये बात समझ में आ गई। ये कब का क्वेश्चन था? ये 2003 का था। ये 2003 का क्वेश्चन था पीएमटी। और पीएमटी 2003 ने ये सवाल तो किया ही, साथ ही साथ एक और सवाल किया। आओ दूसरा सवाल भी बात करते हैं। समझ में आया ना ये? चलो एक और सवाल करते हैं। एक और सवाल ये है कि एक लिफ्ट है जो कि एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू 6 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से ऊपर की ओर जा रही है। एक आदमी खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, और कहता है कि मास ऑफ द मैन इज 80 kg है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर है। इस कंडीशन में नॉर्मल फोर्स निकालना है, अपरेंट वेट ऑफ द बॉडी निकालना है। नहीं निकाल सकते क्या? अब ये तो सवाल मतलब अब करना भी बेवकूफी वाली बात हो रही है हमारे लिए, क्योंकि अपरेंट वेट तो हमने कई बार बना लिया ना। जी इफेक्टिव सीधे लिख दूं क्या? मास कितना है? 80 kg मल्टीप्लाइड विद जी इफेक्टिव क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन देखो ऊपर की ओर है, इट मींस जी प्लस ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो 80 मल्टीप्लाइड विद 10 प्लस 6 दैट विल बी 16। तो 16 मल्टीप्लाइड विद 80, आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। 1280 न्यूटन। ये अपरेंट वेट हो जाएगा, है कि नहीं? बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें तो मतलब ज्यादा सोचने की बात नहीं है ना। चलो रब करें, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 1979 का। कब का है? 1979 का क्वेश्चन है और इसके लिए मेरे पास वर्डिंग्स हैं, मैं पढ़ रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो या लिख लो कहीं। विथ what minimum acceleration can a fireman slides down a rope
while breaking strength of the rope is 2/3 of his weight। लिख लिया सवाल? सवाल लिख लो, पहले रिवाइंड करो, सवाल लिख लो ढंग से और मैं तुम्हें यहाँ पे अब सवाल समझाता हूँ। देखो क्या हुआ ना, कई बार क्या होता है ना, फायरमैन अच्छी हाइट पे पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें आग बुझानी होती है। तो फायरमैन अब किसी हाइट पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब उसे हाइट पे पहुंचने के बाद पता चला कि नीचे की बिल्डिंगों में तो आग लगी हुई है। ऐसा हो सकता है ना कि नीचे की फ्लोर्स में तो आग लगे हुए हैं, तो मतलब कि वो नीचे की फ्लोर में नहीं जा सकता। और पता चलता है कि यहाँ से कोई रोप ऐसे टंगी हुई है, तो इस रोप से अब वो उतर सकता था। तो फायरमैन को अब इस रोप से उतरना है, लेकिन इस रोप की स्ट्रेंथ जो है ना, रोप की स्ट्रेंथ वो बहुत बेकार है। अगर फायरमैन का वेट एक्चुअल ट्रू वेट W है, एक्चुअल वेट का मतलब क्या हुआ, m इंटू जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी m इंटू जी। अगर ये W है तो इन्होंने कहा दिया कि रोप जो है ना 2/3 ऑफ फायरमैन के वेट से ज्यादा वेट नहीं उठा सकता। क्या बात समझ में आ रही है? अगर ये फायरमैन नॉर्मली भी इस पे लटक जाए ना बिना एक्सीलरेशन की, तो भी ये रोप जो है कि टूट जाएगी, क्योंकि वो 2/3 टाइम ऑफ वेट ही उठा सकता है, उससे ज्यादा नहीं उठा सकता है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि हमें अपर एंड वेट W अपर एंड वेट को हमें 2/3 ऑफ एक्चुअल वेट के बराबर लाना होगा, ठीक है। इससे कम हो या इतना हो तभी ये रोप अगर नहीं टूटेगी, है ना। ये बात समझ में आती है। अब मुझे क्या करना है कि अपर एंड वेट जो है एक्चुअल वेट से कम आ रहा है। क्या हो रहा है, पहले हर बार हम लोग क्या देखते थे, एक्चुअल वेट जो है कि अगर बॉडी ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रही होती थी तो अपर एंड वेट बढ़ जाता था, नीचे की ओर एक्सेलरेट कर रही होती थी तो अपर एंड वेट घट जाता था। अरे हमें तो अपर एंड वेट को घटाना ही तो है, एक्चुअल वेट से कम करना है। अगर हमें अपर एंड वेट को घटाना है तो हमें एक्सीलरेशन कौन से डायरेक्शन में चाहिए, नीचे की डायरेक्शन में, है कि नहीं? क्योंकि हमें पता है अपर एंड वेट इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस ऑफ ए। किस केस में, जब एक्सीलरेशन नीचे की ओर है कि नहीं। ये बात समझ में आती है ना। तो यही तो एक्सीलरेशन हमें निकालना है कि ये फायरमैन किस एक्सीलरेशन के साथ नीचे स्लाइड करे इस रोप में, इस रोप को लटक की किस एक्सीलरेशन से स्लाइड करे कि रोप ना टूटे, या फिर रोप पे जो वेट आ रहा है वो 2/3 ऑफ एक्चुअल वेट ऑफ फायरमैन से ज्यादा ना हो या उससे कम हो। ऐसा केस है, मतलब कि ये तो हमें दिया हुआ है 2/3 ऑफ एक्चुअल वेट W, ठीक है। अब हमें निकालना है A की वैल्यू mg-a, ठीक है। ये बात समझ में आ रही। अच्छा, नॉर्मली इसका वेट क्या लिखते हैं हम, नॉर्मली वेट तो लिखते हैं m इंटू जी, है ना। तो 2/3 ऑफ m इंटू जी इज इक्वल टू m इंटू g-a। m और m को काट लो, g है ये a है, a को इस साइड ले आओ, तो g माइनस 2/3, g माइनस 2/3 ऑफ g, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g/3। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अगर ये फायरमैन एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू g/3 के एक्सीलरेशन से नीचे की ओर स्लाइड करेगा, मतलब एक्सीलरेशन g/3 नीचे की ओर रखेगा, तो ये रोप नहीं टूटेगा। या तो इतना एक्सीलरेशन हो या इससे ज्यादा एक्सीलरेशन हो नीचे की तरफ, तब भी अपर एंड वेट जो है कि उससे भी कम हो जाएगा, इससे भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे केस है, मतलब समझ में थोड़ा सा आना चाहिए कि अगर एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा तो अपर एंड वेट कम होने वाला है, एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा तो अपर एंड वेट बढ़ने वाला है। अगर अब देखो स्ट्रेंथ ही भाई इसके वेट से कम थी, इसकी स्ट्रेंथ तो 2/3 टाइम ऑफ वेट है ना, वेट ही ज्यादा है। अगर नॉर्मली भी ऐसे लटक जाता ना तो भी रोप टूट जाती। तो मतलब इसे एक्सीलरेट तो करना पड़ेगा, ये एक्सीलरेट करेगा। आप कितने एक्सीलरेशन से एक्सीलरेट करे कि अपर एंड वेट 2/3 ऑफ एक्चुअल वेट से कम ही हो, उसके लिए ये तरीका लगाया कि अपर एंड वेट इज इक्वल टू m इंटू g-a कर लिया। तो अपर एंड वेट 2/3 ऑफ वेट है, m इंटू g-a को तो निकालना है, हमें सॉल्व करके निकाल लिया। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही है? चलो एक HCV का एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो HCV के प्रॉब्लम में ऐसे कुछ दिया हुआ है, ऐसे डायग्राम भी बना हुआ है कि एक कोई सा वुडन ब्लॉक है जो कि गड़ा हुआ है जमीन पे गड़ा हुआ है, और एक स्ट्रिंग इससे बंधी हुई है जो कि 30 डिग्री का हॉरिजॉन्टल एंगल लेके एक ट्री के ब्रांच से होती हुई फिर नीचे की तरफ आती है, और यहाँ पे एक आदमी इस पे चढ़ना चाह रहा है, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है, कंडीशन ये दी हुई है कि अगर इस नेल पे या जो भी वुडन चीज है इस पे अगर नॉर्मल ऊपर की ओर अगर 360 न्यूटन का फोर्स या इससे ज्यादा का फोर्स आ गया तो ये निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आती है बात? इसको बाहर नहीं आने देना है, तो उसके लिए मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ दिस पर्सन
क्या हो सकता है। और पर्सन का वेट क्या दिया हुआ है मैं तुम्हें बता दूं, पर्सन का वेट दिया हुआ था 60 केजी, 60 केजी। ये 60 केजी का आदमी इस पे चढ़ना चाहता है और कह रहा है कि इस पे अगर नॉर्मल फोर्स 360 न्यूटन या इससे ज्यादा हुआ तो ये तो बाहर आ जाएगा। इसके टेंशन के बारे में कुछ नहीं बताया है, इसका टेंशन कितना भी जाए अपने को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि कुछ बताया ही नहीं है ना। हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भी टेंशन आया उसका कोई कंपोनेंट जो वर्टिकल डायरेक्शन में आने वाला है वो 360 से ज्यादा ना होने पाए। समझ में आ रही बात? समझ में आती है बात? कुछ की नहीं आ रही। देखो अब देखो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं इस नेल का, तो तुम देखो इस पे टेंशन कैसा आ रहा है। टेंशन तो ये बाहर की ओर ऐसा आएगा ना, ये वाला टेंशन हो जाएगा है ना, ये टेंशन हो गया। और ये फोर्स 360 ऊपर की ओर आ रहा है, 360 ये नहीं आना चाहिए, 360 या इससे कम आना चाहिए, इससे बढ़ना नहीं चाहिए। तो मुझे बताना कि अगर मुझे टेंशन निकालना है यहाँ पे, तो क्या मैं 360 का कंपोनेंट टी के डायरेक्शन में लूं या टी का कंपोनेंट 360 के डायरेक्शन में लूं? यहीं पे बच्चे गलती कर जाते हैं, समझ रहे हो। मैं ये सवाल इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि हर बच्चा यहीं पे गलती करता है, यहीं पे आकर अटकता है कि 360 अगर मुझे पता है तो मैं ये वाला, ये देखो 30 डिग्री है, ये वाला 60 होगा, तो मैं क्या कर लूं 360 डिग्री 360 न्यूटन एंड cos 60 कर लूं तो मुझे टेंशन मिल जाएगा। अच्छा ऐसे हो सकता है क्या 360 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू टेंशन। ये क्या सही है? ये रिलेशन लिखना क्या सही है? ये बिल्कुल गलत है बेटा। ऐसा अगर सोच रहे हो ना तो ये बिल्कुल गलत है। देखो जब भी ना तुम्हें कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने का ख्याल आए तो हमेशा एक बात मन में जरूर सोचना कि एक्चुअली फोर्स कहां है, क्योंकि एक्चुअल फोर्स का ही तुम कंपोनेंट निकाल सकते हो। समझ रहे हो बात को? एक्चुअली फोर्स कहां पे आ रहा है उसका कंपोनेंट निकालना होता है। ये इन्होंने तो कंडीशन दिया है कि अगर इस वर्टिकल डायरेक्शन में 360 न्यूटन आ गया या इससे ज्यादा आ गया तो ये नेल बाहर की ओर आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली फोर्स कहां से आ रहा है इस नेल पे? एक्चुअली में फोर्स इस नेल पे इस स्ट्रिंग के टेंशन की वजह से ही आ रहा है या रोप के टेंशन की वजह से ही आ रहा है। तो एक्चुअली फोर्स तो टेंशन है। अब टेंशन का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 360 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? तो एक्चुअली में फोर्स कौन सा है? टेंशन है, जो कि इस डायरेक्शन में। ये टेंशन फोर्स है, ये टी है। और अब तुम ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना लो। अब इसका जो वर्टिकल डायरेक्शन है ना, ये वर्टिकल वाला, यही तो 360 बताया है इन्होंने। ये 360 नहीं होना चाहिए। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो यहां से तुम कैसे लिख सकते हो, यहां से तुम कैसे लिख सकते हो, टी, यहां लिख लेता हूं टी, और ये परपेंडिकुलर साइड है ना, परपेंडिकुलर साइड है तो कैसे लिखोगे? साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 360। समझ में आती है बात? तो यहां से देखो लिख लो साइन 30 इज 1/2, सो t/2 विल बी इक्वल टू 360 न्यूटन, दैट इज टेंशन इज इक्वल टू 720 न्यूटन्स। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हम चाहते हैं कि ये 720 से ज्यादा ना हो, क्योंकि 720 से ज्यादा अगर टेंशन हो गया तो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट 360 से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आती बात? अगर टेंशन यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी तो टेंशन टी ही होगा। अब ये टेंशन टी हमेशा 720 से कम होना चाहिए, हम ये चाहते हैं। समझ में आ रही बात? अगर ये आदमी जीरो एक्सेलरेशन से मूव करता तो टेंशन कितना आता? अगर एक्सेलरेशन 0 होता तो टेंशन आता m इंटू जी, दैट विल बी इक्वल टू 60 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 600 न्यूटन का वेट आता, 600 न्यूटन का अपरेंट वेट आता या फिर टेंशन आता, ठीक है। लेकिन हमें क्या चाहिए? मैक्सिमम 720 के लिए चेक करना है। मतलब कि 10 एक्सीलरेशन, किसी एक्सीलरेशन के साथ अगर मूव कर रहा है तो मैं टेंशन को क्या लिखूंगा? m इंटू जी इफेक्टिव लिखूंगा। करेक्ट? इतनी बात समझ में आती नहीं आती है? तो देखो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू 720 है, यहां तक हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। कौन बर्दाश्त करता है? स्ट्रिंग बर्दाश्त कर सकता है कि नेल? नेल बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि 360 तक ये बर्दाश्त कर लेगा, उसके ऊपर तो ये निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो 720 हो गया और मास हमने दिया हुआ है 60। जी इफेक्टिव क्या होगा? जी प्लस एक्सीलरेशन, वाई बिकॉज एक्सीलरेशन इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। समझ में आती है बात? अब ऐसे लिखते ही क्या लिख सकता हूं मैं? देखो ये क्या है, इसको काट देते हैं, ये लिख लो 72 6 10 प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो 6 1 जा एंड 6 2 जा, करेक्ट। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू आ जाएगी देखो 12 माइनस 10 दैट इज 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कि अगर ये आदमी 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन से या उसके कम एक्सीलरेशन से ऊपर की ओर चढ़े तो क्या होगा? ये नेल बाहर नहीं आएगा।
अगर एक्सीलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ा, दैट मीन्स कि टेंशन 720 से बढ़ जाएगा। अगर टेंशन 720 से बढ़ जाएगा तो टेंशन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट 360 से ऊपर हो जाएगा, और 360 से ऊपर जैसे ही बढ़ गया ये नेल बाहर की आ गया, नेल बाहर की ओर आ गया तो ये पूरा का पूरा इधर खींचा जाएगा और ये आदमी नीचे की ओर गिरेगा और इसकी हड्डी पसली एक हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि हड्डी पसली एक ना हो, इसलिए हम चाहते हैं कि एक्सीलरेशन 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर से कम हो। आती बात समझ में? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था और तुम इसको फिर से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, डायरेक्टली बुक में पढ़ो और ट्राई करो सॉल्व करने का। मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया है, हालांकि सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया, आंसर तुम्हारे सामने है, लेकिन ये देख लिया ना, अगर तुमने इससे पहले सॉल्व किया तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं सॉल्व किया है और तुम्हें समझने में दिक्कत आ रही है तो फिर से जाओ, ट्राई करो एक बार, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं और एक होमवर्क तुम्हें मैं देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 14 था एचसीवी का। एचसीवी का ही क्वेश्चन नंबर 15 है, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसे बनाने की कोशिश करो। नहीं आता है तो मुझे मेल करो, मुझे कमेंट में बताओ। अगर कमेंट में बहुत सारे लोग पूछते हो तो मैं क्लास में ही बता लूंगा, अदरवाइज तुम्हें मेल में पूछते हो तो मेल में तुम्हें बता देंगे, जो भी है तरीका, है ना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा एक्सीलरेटेड फ्रेम में कैसे हमको जी इफेक्टिव लेना है, कैसे अपरेंट वेट लेना है। नॉर्मल फोर्स हमेशा अपरेंट वेट को दिखाता है, ठीक है। टेंशन भी जो आ रहा है वो हमेशा अपरेंट वेट को दिखाता है। अपरेंट वेट क्या है? जो एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल वेट तो mg है, लेकिन अपरेंट वेट बदल सकता है ना। अगर हम मून में जाते हैं तो हमारा वेट बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून की लगने लगती है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की लग रही है, धरती पे, ठीक है ना। 1/6 टाइम ऑफ हमारा वेट हो जाता है। मास कभी चेंज नहीं होता है, मास का फ्रेम से कोई लेना देना नहीं है। मास तो अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी है, लेकिन वेट अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड मल्टीप्लाइड विद एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, जो कि जी इफेक्टिव बताएगा कि एक्चुअली में एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। समझ में आ रहा है? उस हिसाब से हमें अपरेंट वेट पता चलेगा, ठीक है। तो हमारा जो वेट, अगर वेइंग बैलेंस जो मेजर कर रहा है, अगर वो हम जीरो रेस्ट कंडीशन में तब, लेकिन अगर वेइंग बैलेंस भी एक्सेलरेट कर रहा है, हम वेइंग बैलेंस के साथ एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो हमारा वेट जो है कि वेइंग बैलेंस कुछ अलग देने लगेगा और उसी वेट को तो हम अपरेंट वेट कहते हैं। समझ में आ गया? जी इफेक्टिव अगर एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है तो G+A, अगर एक्सेलरेशन नीचे की ओर है तो G-A। बस इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी तो एकदम आसान है। ये 3 टाइप के सवाल हमने कर लिए, प्रीवियस ईयर कई सारे क्वेश्चन, एचसीवी के क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप कि मजा आया होगा क्लास में। इसी तरह देखते रहो क्लास, मजे से शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा लोग क्लास में आए तो मेरा इंटरेस्ट बढ़े। समझ रहे हो कि नहीं? और भी क्वेश्चन कराने लगूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन करने लगेंगे हम लोग, लेकिन रेस्पॉन्स भी वैसा मिलना चाहिए, ठीक है। चलो, और प्लीज आंसर जो है कि कमेंट में लिखा करो, ताकि मुझे समझ में आए कि इतने लोग पढ़ रहे हैं आंसर का, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो आंसर लिखो, सही आ रहा है गलत आ रहा है जो भी है लिखो, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखो, अपने घर वालों का ध्यान रखो और बढ़िया मजे से रहो। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।